हेलो नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है आप सबका हमारे मनभावना क्लासेस उत्तर प्रदेश यूट्यूब चैनल पर। और मैं बीपल वर्मा, आप मेरे साथ आज एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज से हमारी क्लासेस इस सब्जेक्ट की हुआ करेंगी। सब्जेक्ट है जियोग्राफी, यानी कि भूगोल। दोस्तों, आज से हम भूगोल का अध्ययन करेंगे। वनडे एग्ज़ाम से लेकर के पीसीएस तक का ये कवर रहेगा। इसमें आप इसको अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो उम्मीद करता हूँ आप इसमें बहुत आउटपुट लेकर के जाएंगे। तो दोस्तों, आज से हम अपनी नई क्लासेस का आरंभ कर रहे हैं, आगाज़ कर रहे हैं। तो आप अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा, लिंक को ज्वाइन करवा दीजिएगा ताकि वो भी इस क्लास का फ़ायदा ले सकें। दोस्तों, तो आज हम इस क्लास की शुरुआत करेंगे। हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास रहेगी दोस्तों, जिसमें हम स्टार्ट भी कर रहे हैं। इसमें करना क्या दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं ये भूगोल होता क्या है। तो दोस्तों, भूगोल क्या है, यहाँ पे जियो और ग्राफी कहीं पर जुड़ जाता है तो एक प्रकार से उसका अध्ययन हो जाता है। और जियो का मतलब यहाँ पे क्या है, भूमि यानी पृथ्वी। यानी हम कह सकते हैं कि जियोग्राफी जो पृथ्वी की सतह का अध्ययन है, पृथ्वी की सतह का अध्ययन है। पृथ्वी के साथ साथ इसमें और हम क्या करते हैं, पृथ्वी के चारों ओर जो आवरण है उसका भी अध्ययन करते हैं। आवरण का अध्ययन करते हैं, यानी जो पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर जो आवरण, जैसे हमारा वायुमंडल है, अंतरिक्ष है, तो इसका अध्ययन करते हैं। तो ये क्या है, जियोग्राफी, यानी कि पृथ्वी की सतह का अध्ययन तथा पृथ्वी के चारों ओर का जो उसका आवरण है उसका अध्ययन करते हैं जियोग्राफी में दोस्तों। अब इसके अंदर कई ब्रांचेस हो जाती हैं दोस्तों। जियोमॉर्फोलॉजी हो गई है, और क्लाइमेटोलॉजी हो जाएगी, एस्ट्रोनॉमी में कॉस्मोलॉजी हो जाएगी, ये सारी इसमें आती हैं। तो दोस्तों, आज हम यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे कॉस्मोलॉजी से स्टार्ट दोस्तों, ठीक है। तो ये इसमें दोस्तों क्या क्या अध्ययन करना है, ये दो प्रकार से हम अध्ययन करते हैं पृथ्वी का। दो प्रकार से, एक तो हम प्राकृतिक जो नेचुरल चीज़ें उनका अध्ययन करेंगे, दूसरा मानव जनित। प्रकृति में यहाँ पे दोस्तों क्या अध्ययन होता है, जैसे हमारा जैव मंडल हो गया, वायुमंडल हो गया, स्थल मंडल हो गया दोस्तों। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है, इनका हम अध्ययन करेंगे। इसमें और भी हो सकती हैं दोस्तों, और क्या हो सकता है, जैसे जलमंडल हो गया, जलमंडल इस प्रकार से। यहाँ क्या मानव जनित में दोस्तों, मानव ने क्या क्या बना दिया, मानव ने शहर बना दिए, कस्बे बना दिए, गांव बना दिए, बांध बना दिए, ठीक है। इस प्रकार से जो मानव निर्मित चीज़ें हैं, मानव ने तैयार किया हमारी पृथ्वी पर, उनका अध्ययन होता है। उसको हम मानव जनित, पृथ्वी की सतह पर मानव जनित जो चीज़ें हैं उनका अध्ययन होता है। यहाँ पर दोस्तों ये प्राकृतिक जो नेचुरल चीज़ें पृथ्वी की सतह पर पाई जाती हैं, मिलती हैं, उसके आवरण में मिलती हैं, उसके चारों ओर मिलती हैं, वो होती हैं यहाँ पर प्राकृतिक में, जैसे जैव मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल, इन सब का अध्ययन करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये कहाँ मिलती हैं दोस्तों, ये हमारा जो ठोस आवरण है, ठोस वायु आवरण भी कह सकते हैं, पृथ्वी का जो ठोस बाह्य आवरण है दोस्तों, उसमें ये चीज़ें मिलती हैं, जैसे जलमंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल, ठीक। ये भी पृथ्वी की सतह पर मिलते हैं, लेकिन ये मानव जनित हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा ज्योग्राफी का थोड़ा इंट्रोडक्शन होगा कि ज्योग्राफी क्या होता है। जो पृथ्वी की सतह का अध्ययन होता है एक प्रकार से, जिसमें हम पृथ्वी के जो आवरण है उस पर स्थित चीज़ें और पृथ्वी की सतह पर स्थित चीज़ों का अध्ययन करते हैं, जिसमें प्राकृतिक भी होती हैं, मानव जनित भी होती हैं। प्राकृतिक में हमने देखा क्या होता है, जलमंडल हो गया, स्थल मंडल हो गया, जैव मंडल हो गया, वायुमंडल हो गया। और मानव जनित में क्या होता है, मानव के द्वारा बनाए, मानव ने शहर बसाए हैं, गाँव बनाए हैं, ठीक है, कस्बे बनाए हैं, उसने बांधे बनाई हैं। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो मानव ने बनाई हैं, उनका अध्ययन होता है।
इसके बाद दोस्तों अब हम अपने मेन टॉपिक पर आएंगे जो आज से हम स्टार्ट करेंगे। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। दोस्तों आज से हम अब पढ़ने वाले हैं ब्रह्मांड। ठीक है, यूनिवर्स या स्पेस भी कह सकते हैं, स्पेस यूनिवर्स, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा यहीं से रहेगा, ये फर्स्ट चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, इसके अंतर्गत सबसे पहले ब्रह्मांड की बात करते हैं। दोस्तों ब्रह्मांड है क्या? तो दोस्तों हमें जो कुछ भी अपने आस पड़ोस, हमारा जो ग्रह है पृथ्वी है, इसके चारों ओर, और ऐसे जब हम आसमान की तरफ अपना सर करते हैं तो हमें जो कुछ भी दोस्तों अपने चारों ओर दिखाई देता है वो सब क्या है? स्पेस ही है, वो सब ब्रह्मांड ही। ठीक है, यानी तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर, हमारा जो ग्रह है उसके चारों ओर तथा हमें दिखाई देने वाले सभी चीज़ें क्या है? ब्रह्मांड का ही एक भाग है। ठीक है, सब कुछ जो कुछ भी यहाँ दिख रहा है वो सब ब्रह्मांड का ही एक भाग है दोस्तों। ठीक है, इसमें क्या क्या आ जाता है दोस्तों? इसमें आपको पता है ग्रह भी आ जाते हैं, ठीक है, तारे भी आ जाते हैं, उल्का पिंड भी आ जाते हैं, उपग्रह भी आ जाते हैं दोस्तों, क्षुद्र ग्रह भी आ जाते हैं, ठीक है, अन्य खगोलीय पिंड। तो दोस्तों ब्रह्मांड क्या है? इन सब चीज़ों का ये मिक्सचर ही तो है। जैसे आपका अपना गांव मान लीजिए, छोटा सा एग्जाम्पल, गांव में क्या होगा? कई सारे परिवार होंगे, परिवारों में भी सदस्य होंगे, सदस्यों में फिर कुछ बच्चे होंगे, कुछ बुजुर्ग होंगे। इस प्रकार से क्या बन रहा है? पूरा गांव तैयार हो रहा है। गांव के हिसाब से आप यहाँ पर समझ सकते हैं क्या होता है? एक ब्रह्मांड। जैसे आपके गांव में आपका एक परिवार हो गया तो वहाँ पे मान लीजिए सौर मंडल हो जाएगा हमारा। ठीक है, सौर मंडल, वहाँ पे आप परिवार के सदस्य मान लीजिए कि वहाँ के सौर मंडल के जो सदस्य हैं, और यहाँ पे सौर मंडल में पाए जाने वाले कुछ उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, वहाँ पे आप बच्चों को मान लीजिए, अन्य चीज़ें। और यहाँ पे और क्या चीज़ें हैं? पहाड़ मिलते हैं, पर्वत मिलते हैं, सब चीज़ें प्रकृति है। ये सब चीज़ें आप गांव के हिसाब से भी अपना समझ सकते हैं दोस्तों। तो ये तो दोस्तों ब्रह्मांड है क्या? हमें जो कुछ भी दिखाई देता है अपने ग्रह के चारों ओर, हमें अपनी आँखों से आसमान में जो कुछ भी दिख रहा है वो सब क्या है? ब्रह्मांड भी है, जिसमें ग्रह भी आते हैं, तारे भी आते हैं, ठीक है, उल्का पिंड है, उपग्रह है, क्षुद्र ग्रह, खगोलीय पिंड। तो इन सब का क्या एक समूह है, ग्रुप है। ठीक है, ग्रह, तारे, उल्का पिंड, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, खगोलीय पिंड इत्यादि चीज़ों का क्या एक मिक्सर है, एक समूह है, जिसे हम क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये ब्रह्मांड होता है जो कि क्या है? इन सभी चीज़ों का एक समूह है, जहाँ पर ये सभी चीज़ें पाई जाती हैं। इन सभी चीज़ों से मिलकर के ब्रह्मांड बनता है। ग्रह, तारे, उल्का पिंड, आसमान, आकाश, शुद्ध ग्रह इत्यादि खगोलीय पिंडों से मिलकर के ब्रह्मांड बनता है। इन सब चीज़ों के हम समूह को, ग्रुप को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। इसी को अंतरिक्ष कहते हैं दोस्तों, अंतरिक्ष, स्पेस। तो स्पेस ब्रह्मांड लगभग एक ही बात है। ठीक है दोस्तों, तो ये ब्रह्मांड की बात होगी दोस्तों। और हम बात करें कि इसका जो अध्ययन होता है, ब्रह्मांड का अध्ययन, इसको हम बोलते हैं कॉस्मोलॉजी दोस्तों, कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड के अध्ययन को दोस्तों कॉस्मोलॉजी बोलते हैं, कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। ब्रह्मांड का अध्ययन मेनली क्या है? ये कॉस्मोलॉजी बोला जाता है इंग्लिश में। इसकी जो अध्ययन की जो ब्रांच होती है, ब्रांच यानी शाखा, अध्ययन की शाखा, इसको हम दोस्तों कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। यानी कि ब्रह्मांड के अध्ययन की जो ब्रांच होती है, जो शाखा होती है, उसे हम कॉस्मोलॉजी बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, आप जॉटिंग्स भी करते रहिएगा, कुछ कुछ पॉइंट होते हैं उन्हें आप नोट करते रहिएगा। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। आप डिस्क्रिप्शन के लिंक में, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे दो सिद्धांत के रूप में हम देखेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ब्रह्मांड की जब हम उत्पत्ति देखते हैं
तो इसके दो सिद्धांत के आधार पर हम इसकी उत्पत्ति को देखेंगे दोस्तों। दो सिद्धांत में क्या करेंगे, एक तो हम इसका पारंपरिक जो सिद्धांत है उसकी बात करेंगे, और दूसरा जो आधुनिक सिद्धांत है, आधुनिक सिद्धांत, इसकी बात करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यानी कि पारंपरिक या परंपरागत भी कह सकते हैं, पारंपरिक या परंपरागत। ठीक है, उत्पत्ति को हम यहाँ पे दो आधार से पढ़ेंगे। उत्पत्ति को दो सिद्धांतों के बेस पर दोस्तों हम यहाँ पर पढ़ेंगे। एक तो पारंपरिक या परंपरागत हमारा सिद्धांत हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा दोस्तों हमारा आधुनिक सिद्धांत। ठीक है, इन दो सिद्धांतों के आधार पर हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों स्टार्ट करेंगे पारंपरिक यानी परंपरागत सिद्धांत। पारंपरिक या परंपरागत सिद्धांत। अब इसमें दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो लोग थे जिन्होंने अपने अनुमान के आधार पर जो भी खोजा, जो उनके विचार थे, उन्होंने अपने विचारों के आधार पर, अपनी तर्क शक्ति के आधार पर जो प्रस्तुत किया, उन सिद्धांतों को हम इसमें पढ़ते हैं, जिसमें जैसे टॉलमी आ जाएंगे, कॉपरनिकस आ जाएंगे, इन सब को हम देखते हैं, एडविन पी हब्बल आ जाएंगे। ठीक है, उन सबको देखें कि उन्होंने क्या सिद्धांत दिए, किस आधार पर ब्रह्मांड की व्याख्या की, क्या बताया ब्रह्मांड के बारे में। आधुनिक सिद्धांत में दोस्तों जो आज मान्य है बिग बैंग सिद्धांत, तो उसको हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर परंपरागत सिद्धांत की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर एक आता है भूकेंद्रित सिद्धांत, भूकेंद्रित, और दूसरा आता है सूर्य केंद्रित। ठीक है दोस्तों, परंपरागत सिद्धांत में दोस्तों हम बात करेंगे जो मेनली दो सिद्धांत है इसमें, भू केंद्रित सिद्धांत और सूर्य केंद्रित सिद्धांत। ठीक है, भू केंद्रित सिद्धांत में क्या होता है दोस्तों, इसमें कहा गया था कि जो पृथ्वी है वो केंद्र में है और बाकी सभी पिंड जो हैं पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। दोस्तों दरअसल ऐसा था, ये काफ़ी समय की बात है, तो जैसा अनुमान लगाया गया वैसा बताया गया। तो ये बताया किसने था दोस्तों, यूनान के एक व्यक्ति थे, यूनानी व्यक्ति जिनका नाम टालमी था दोस्तों, जिनका नाम टालमी था। इन्होंने ये सिद्धांत दिया भू केंद्रित। अब दोस्तों समय के अनुसार से परिवर्तन होता है। उस समय इनके पास इतनी जानकारी नहीं थी, तो इन्होंने जितना भी अपना विचार किया, जितना भी कोई खोज सके, जितनी भी छानबीन कर सके, उसके आधार पर इन्होंने कह दिया भू केंद्रित सिद्धांत है। किसने दिया दोस्तों, टालमी ने दिया। ये लगभग बात है दोस्तों, अगर बात करें तो ये 140 ईस्वी की बात है दोस्तों, 140 ईस्वी की बात है। इन्होंने कहा था कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है। दोस्तों इन्होंने पृथ्वी को ही ब्रह्मांड के केंद्र में बता दिया कि पृथ्वी जो है ये पृथ्वी है और बाकी सारे ग्रह जो है इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। ये हमारी अर्थ है, बाकी जितने भी पिंड हैं दोस्तों ये सब पृथ्वी के चारों ओर ही घूम रहे हैं, पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। ये टालमी जी ने बताया था दोस्तों। ठीक है, तो ये भूकेंद्रित सिद्धांत यूनानी व्यक्ति टालमी का है दोस्तों। ठीक है, इन्होंने क्या बताने की कोशिश की थी कि जो पृथ्वी है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है, बाकी सभी ग्रह जो है इसकी परिक्रमा कर रहे हैं और सूर्य भी इसकी परिक्रमा कर रहा है, ये बताया था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो सूर्य केंद्रित सिद्धांत है इसको दिया था कॉपरनिकस ने। कॉपरनिकस सूर्य केंद्रित सिद्धांत दोस्तों, कॉपरनिकस जो कि पोलैंड के व्यक्ति थे, पोलैंड, ये पोलैंड के थे दोस्तों। अगर इसके समय की बात करें तो दोस्तों लगभग 1540 या 43 की बात है, 1540 ईस्वी 43 की बात है। इन्होंने भी भाई अपना सोचना समझने की शक्ति डेवलप की, कुछ विचार किया अपने माइंड में। ठीक है, आजकल मोबाइल आ गया दोस्तों, तो हम कुछ सोचते ही नहीं हैं, जो कुछ सामने आता है मोबाइल में वही पढ़ लेते हैं, वही सब कुछ उसी से समझ लेते हैं, सब कुछ उसी से कर लेते हैं। अपने दिमाग का सोचने की शक्ति नहीं बढ़ाते दोस्तों, क्योंकि आपको सारी चीज़ें ऐसे ही मिल जाती हैं, तो आपको सोचने की क्षमता ही नहीं। और जब तक आप अपने माइंड से नहीं सोचोगे दोस्तों, तब तक आप उस चीज़ को ज़्यादा समय तक याद नहीं कर पाओगे।
क्योंकि जो आपके दिमाग की खुद की उपज होगी वो काफ़ी समय तक याद रहेगी, और जो आपने कहीं देखा है, आपने कहीं और से देख लिया है, आपके दिमाग पर तो जोर पड़ा ही नहीं ना दोस्तों, तो वो कैसे ज़्यादा समय तक आपको याद रह सकता है। तो ये चीज़ होती है, इसलिए सोचना भी ज़रूरी होता है। देखिए ये सब काम सोचने से ही आ रहे हैं, अपनी कल्पना से आ रहे हैं, अपनी अनुमान से आ रहे हैं दोस्तों, तो कल्पना भी ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों। तो इन्होंने क्या बताया दोस्तों, इन्होंने सूर्य केंद्रित के बारे में कहा कि सूर्य केंद्र में है, सूर्य केंद्र। इन्होंने कहा कि सूर्य केंद्र में बाकी सभी पिंड जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, बाकी सभी पिंड सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। ये कोपर्निकस जी ने बताया, ठीक है। लेकिन इसका और थोड़ा सही तरीके से मान्यता दिलाने का काम किसने किया? गैलीलियो। गैलीलियो 1609 के आसपास लगभग इन्होंने किया क्या था? दरअसल इन्होंने दोस्तों दूरबीन का आविष्कार कर लिया, दूरबीन का आविष्कार कर लिया, और दूरबीन से ऐसे लगा करके आसमान में देखा क्या हो रहा है, ठीक है। तो उसके आधार पर इन्होंने अपनी कल्पना को व्यक्त किया, अपनी कल्पना बढ़ाई और उसका एनालिसिस किया। तो इन्होंने कहा हाँ भाई साहब आप ठीक कह रहे हैं कि सूर्य ही केंद्र में है, बाकी सभी पिंड इसकी परिक्रमा लगा रहे हैं दोस्तों। तो ये है सूर्य केंद्रित सिद्धांत, जिसमें कहा गया है कि सूर्य सेंटर में है, बाकी सभी ग्रह इसके परिक्रमा कर रहे हैं। जैसे दोस्तों आपके घर में अगर कोई मुखिया होगा तो बाकी सभी लोग जो होते हैं उस मुखिया के अनुसार ही काम करते हैं, जो वो बताता भी करते हैं, तो उसी के अनुसार सारा काम होता है। ठीक वही सूर्य केंद्र का मतलब है कि यहाँ पे सूर्य केंद्र में, सूर्य सेंटर में, बाकी सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। ये सिद्धांत था सूर्य केंद्रित सिद्धांत, जिसको कोपर्निकस ने दिया था। गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार करके इसको और मान्यता दिलाने का काम किया, इनकी बात से सहमत हुए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम आगे अगर बात करें तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। आगे 1805 के आसपास लगभग एक हर्शेल नाम के व्यक्ति, ब्रिटेन के थे, हर्शेल ब्रिटेन के व्यक्ति थे दोस्तों, हर्शेल नाम के। इन्होंने कहा कि जो हमारा विश्व है, हमारा जो विश्व है वो सौर मंडल तक ही सीमित नहीं है। मतलब आपका घर आपके सदस्यों तक ही सीमित नहीं है, आपके घर के चारों ओर भी दुनिया है दोस्तों। जैसे आप अपने मोबाइल में खोए रहते हैं ना, तो दोस्तों मोबाइल ही आपका विश्व नहीं है, मोबाइल के बाद भी बहुत सी दुनिया है। ठीक है, उसी हिसाब से इन्होंने कहा था कि जो विश्व है वो सौर मंडल तक सीमित नहीं है। क्योंकि दोस्तों हुआ दरअसल ऐसा, अभी तक जो हमने भू केंद्रित सिद्धांत देखा, जो सूर्य केंद्रित सिद्धांत देखा, यहाँ पर हम सौर मंडल से बाहर नहीं जा पाए, सौर मंडल से बाहर हम नहीं सोच पाए, सौर मंडल तक ही हमने सोचा। ठीक है, इसमें हमने कहा कि भाई पृथ्वी केंद्र में, तो उसके चारों ओर सभी ग्रह जो है चक्कर लगा रहे हैं, सूर्य भी लगा रहा है, तो ये सौर मंडल तक ही बात सीमित थी। सूर्य केंद्रित में भी यही था, भाई सूर्य केंद्र में, इसके चारों ओर सभी ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम सौर मंडल तक ही सीमित रहे। लेकिन 1805 में इन्होंने अपनी तर्क शक्ति लगाई, इन्होंने भी एनालिसिस किया। उसके अनुसार इन्होंने क्या बता दिया कि भाई साहब, जो हर्शेल नाम के व्यक्ति हैं, इन्होंने बता दिया कि भाई साहब ये जो विश्व है ना, ये जो वर्ल्ड है ना, ये सौर मंडल तक सीमित नहीं है, सौर्य मंडल तक सीमित नहीं, इसके आगे भी दुनिया है भाई। क्या कहा इन्होंने? आगे भी दुनिया है, इसके आगे भी इसके दुनिया है। यानी अगर देखा जाए इनके अनुसार, तो इन्होंने कहा ये तो एक अंश मात्र भी नहीं है, ऑफ ब्रह्मांड। दोस्तों इन्होंने क्या कहा कि ये जो सौर मंडल है ना, ये तो हमारे ब्रह्मांड का एक अंश मात्र भी भाग नहीं है, इतना बड़ा ब्रह्मांड है हमारा, एक अंश मात्र भी नहीं है। दोस्तों इनके अनुसार
जो हमारा सौरमंडल है वो पूरे ब्रह्मांड के एक अंश मात्र भी नहीं है। दोस्तों ये बात सही भी है आज के अनुसार अगर देखा जाए। तो ये किसने बताया था दोस्तों? 1805 के लगभग आसपास की बात थी, थोड़ा सन क्या होता है ऊपर नीचे हो जाती है। हर्शल के अनुसार, जो ब्रिटेन के थे, इन्होंने बताया था कि विश्व जो सौरमंडल तक ही सीमित नहीं है, जैसे आपकी दुनिया आपके मोबाइल तक ही सीमित नहीं है दोस्तों, उससे चारों ओर भी दुनिया है, ज़रा निकल करके तो देखिए। वैसे ही इन्होंने कहा कि आगे भी दुनिया है और ये तो एक अंश मात्र भी नहीं है हमारे ब्रह्मांड का, इतना बड़ा हमारा ब्रह्मांड है दोस्तों। तो उसकी बात इन्होंने की। यानी कि अगर देखा जाए तो इन्होंने यहाँ पर क्या बताने की कोशिश की है? यहाँ पर इन्होंने बताने की कोशिश की है ब्रह्मांड की असीमित, दोस्तों यहाँ पर इन्होंने क्या बताने की कोशिश की है? ब्रह्मांड की असीमित व्यापकता। यहाँ पर इन्होंने ब्रह्मांड की असीमित व्यापकता बताने की कोशिश की है, यानी असीमित व्यापकता का ज्ञान दिया है। यानी इन्होंने हम लोगों को बताने की कोशिश की है दोस्तों कि ब्रह्मांड जो है बहुत बड़ा है, एक असीम है, यानी इसकी जो व्यापकता है बहुत असीम है, पूरी तरह से इसके बारे में नहीं जानते हैं। वैसे भी आगे आप पढ़ोगे तो आपको मिलेगा कि जो हमें कुछ टोटल अगर 100% ब्रह्मांड है तो इसमें हम मात्र 4% ही चीज़ों को जानते हैं, देखते हैं, समझते हैं। बाकी 96% तो डार्क मैटर है, अभी डार्क मैटर, जिसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है दोस्तों हमें। हम जो कुछ भी अपने चारों ओर अपनी आँखों से या कैसे भी देखते हैं वो मात्र ब्रह्मांड का 4% है। बाकी 90% डार्क मैटर है जो दिखता ही नहीं है, ब्रह्मांड के पीछे का भाग। हमें तो केवल सामने का दिख रहा है ना, वो भी सामने का पूरा भी नहीं दिख रहा है। तो ये 96% डार्क मैटर है। तो यहाँ पर हर्शल ने ब्रह्मांड की असीमित व्यापकता का ज्ञान दिया, असीमित व्यापकता को बताने का प्रयास किया दोस्तों। ये हो गया हर्शल का। उसके बाद दोस्तों और बात करें 1925 के आसपास, 1925 के आसपास एडविन पी हब्बल, थोड़ी देर एडविन पी हब्बल, 1925 एडविन पी हब्बल, इनकी बात करें तो दोस्तों इन्होंने क्या बताया? इन्होंने कहा कि जो हमारा अंतरिक्ष है, जो हमारा ब्रह्मांड है, इसका दोस्तों विस्तार हो रहा है, इसका विस्तार हो रहा है, यानी ये फैल रहा है। इन्होंने यही बताने की कोशिश की दोस्तों, जैसे आपके घर, आपका परिवार, मान लीजिए परिवार आपका बड़ा हो रहा है, उसके फैमिली के सदस्य बढ़ रहे हैं तो परिवार बड़ा हो रहा है। तो इन्होंने बताने की कोशिश की जो अंतरिक्ष है इसका विस्तार हो रहा है दोस्तों। यानी इन्होंने क्या किया? विस्तृत ब्रह्मांड के सिद्धांत की बात की, विस्तृत ब्रह्मांड के सिद्धांत की बात की। यानी अगर देखा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि विस्तृत ब्रह्मांड के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो आपको किसका नाम बताना होगा दोस्तों? एडविन पी हब्बल का नाम बताना होगा कि जो विस्तारित ब्रह्मांड का सिद्धांत के प्रतिपादक हैं वो एडविन पी हब्बल हैं। और दोस्तों इनको भी ये बात कैसे पता लगी तो बताएं, इन्होंने हब्बल नाम के एक दूरबीन का आविष्कार किया। हब्बल नाम की एक दूरबीन का आविष्कार, चूँकि ये नाम इनके नाम पर ही पड़ा, इन्होंने उस दूरबीन को आसमान में देखने की कोशिश की, उस दूरबीन से आसमान में छोड़ा तो वहाँ पर देखा कि जो ग्रह है ना दोस्तों, जो ग्रह वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ग्रह जो हैं वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो फिर इन्होंने उसका एनालिसिस किया तो इन्होंने समझा कि जब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि विस्तार हो रहा है। ठीक है, जैसे आपके परिवार में 20 लोग हैं, अभी एक ही घर में रहते हैं, बाद में क्या हुआ, थोड़े समय बाद वो एक एक लोग थोड़ा दूर दूर जा कर के रहने, कोई इस गांव में कोई उस गांव में, मतलब क्या, और आपके परिवार का विस्तार हो रहा है। यानी अभी तो आप इसी गांव तक सीमित थे, लेकिन अब आपके परिवार का विस्तार हो रहा है, अन्य गांव तक भी आपकी पहुंच हो रही थी। वो कहते हैं ना हवेली पर आ जाना, वो किसका होता है, कौन सी मूवी है,
उसमें कहते हैं ना हवेली पर आ जाना, यानी उसका कहता है ना हमारी दिल्ली तक पहुँच है। ठीक है, तो वही है यहाँ पर, दिल्ली तक तो पहुँच नहीं है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं, इन्होंने ये बताने की कोशिश की भाई ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, यानी तो इन्होंने क्या कर दिया, विस्तृत ब्रह्मांड के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और इसका श्रेय किसको जाएगा, एडविन पी हब्बल को जाएगा। कैसे किया दोस्तों इन्होंने, तो इन्होंने एक दूरबीन का आविष्कार किया, उस दूरबीन को आसमान में छोड़ करके वहाँ से देखा, उसका एनालिसिस किया, जो भी इनको मिला फोटोग्राफी वगैरह जो भी एनालिसिस किया, उसमें देखा कि तारे जो हैं ग्रह हैं वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो दूर जाने का दोस्तों मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ब्रह्मांड में विस्तार हो रहा है, उनके बीच गैप बढ़ रहा है, यानी विस्तार हो रहा है। ये दोस्तों इन्होंने बताने की कोशिश की है। तो ब्रह्मांड के अगर व्यास की बात करें दोस्तों, ब्रह्मांड के व्यास की बात करें, इनके अनुसार ब्रह्मांड के व्यास की बात करें दोस्तों, तो इन्होंने बताया लगभग 250 प्रकाश वर्ष। अगर ब्रह्मांड को एक गोलाकार आकृति मान लिया जाए तो उसका जो डायामीटर होगा, जो व्यास होगा, इनके अनुसार अनुमानित है 250 प्रकाश वर्ष। जहाँ पर प्रकाश वर्ष की अगर दोस्तों हम बात करें, लाइट ईयर की बात करें, तो इसका मान होता है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर। ये एक प्रकाश वर्ष का मान होता है 1 लाइट ईयर का। इसमें इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये व्यास निकल आएगा हमारे ब्रह्मांड का, इनके अनुसार जो अनुमानित है। रियल तो दोस्तों कैसे, जिसको हम, जहाँ हम जा नहीं सकते, जिसको हम सही से देख नहीं सकते, तो उसको हम अनुमानित ही कहेंगे ना, रियल तो नहीं हो सकता, रिलेटिव होता है। तो इनके अनुसार व्यास की बात हो गई। और ये जो विस्तृत ब्रह्मांड के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है दोस्तों, एडविन पी हब्बल। ठीक है, इनकी बात की है दोस्तों यहाँ पर। तो आप जॉटिंग्स भी करते रहिएगा, कुछ कुछ पॉइंट नोट करते रहिएगा। बाकी अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। आगे दोस्तों इसको रफ करता हूँ, आगे देखते हैं क्या होता है। आपकी दुनिया कुछ बाहर आती है निकल करके मोबाइल से या नहीं आती, उसको भी देखते हैं। अब दोस्तों इतनी बात हो गई हमारे परंपरागत सिद्धांत में। हमने देखा भू केंद्रित, सूर्य केंद्रित, टालमी का, कॉपरनिकस का, फिर गैलीलियो जी आ गए, ठीक है, हर्शेल आ गए, एडविन पी हब्बल आ गए, इनके बारे में हमने जाना इन्होंने क्या कहा। अब हम आते हैं अपना जो सेकंड है, आधुनिक सिद्धांत। आधुनिक सिद्धांत, आधुनिक सिद्धांत की अगर दोस्तों हम बात करते हैं तो अभी आपने देखा एडविन पी हब्बल साहब ने क्या बताया। इन्होंने कहा कि ग्रह हैं एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, यानी ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। मान लीजिए इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ठीक है, इधर जा रहा है, ठीक है, इधर जा रहा है। इनके अनुसार अगर ब्रह्मांड फैल रहा है, यानी ग्रह एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ये मान लीजिए इधर आ रहा है, ये इधर जा रहा है, ठीक है, ऐसे एक दूसरे दूर जा रहे हैं। तो अब और एनालिसिस हुआ दोस्तों, जैसे आपके परिवार के सदस्य एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। भाई आपके परिवार में अगर 20 फैमिली मेम्बर्स थे, 20 लोग अलग अलग गांव में जाकर के रहने लगे, इसका मतलब आपके परिवार का विस्तार हो रहा है भाई। लेकिन सोचिए ज़रा, अगर हम वहीं उत्पत्ति की बात करें कि आपके परिवार की उत्पत्ति कहाँ हुई, कैसे हुई, तो क्या करेंगे, जो अलग अलग लोग रह रहे हैं ना, उनको ज़रा हम पीछे लेकर के आते हैं। हमें आपके गांव का नाम पता नहीं, लेकिन उनको पीछे लेकर के आते हैं जहाँ से वो आए, सभी को लाएंगे तो हो सकता है वो एक पॉइंट पर आकर के मिलेंगे, एक पॉइंट पर आकर के। यानी का मतलब है अगर ये विस्तार कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो पहले कहीं ना कहीं पास में रहे होंगे ना दोस्तों। अगर ये दूसरे से दूर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं पहले पास में रहे होंगे जहाँ से दूर जाना स्टार्ट हुए। तो अगर हम वहीं पर फिर से वापस अगर इनको ला कर के देखें इस प्रकार से, मान लीजिए इधर जा रहा है, किधर जा रहा है, किधर जा रहा है, ये किधर जा रहा है, इनको हम वापस ले आते हैं ऐसे, तो मान लीजिए ये पॉइंट कोई रहा होगा जहाँ पर सभी एकत्र होंगे, सभी इकट्ठे रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर यहीं से जब इसमें विस्फोट हुआ होगा तो धीरे धीरे निकले होंगे, अभी दूर जा रहे हैं दोस्तों। तो यहीं से दोस्तों एक परिकल्पना निकल करके आती बिग बैंग सिद्धांत की, बिग बैंग, बिग बैंग सिद्धांत। अब हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं बिग बैंग सिद्धांत
क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। यही है दोस्तों आधुनिक सिद्धांत जो आज पूरी तरह से मान्य है, कह सकते हैं। इन्होंने भी विस्तृत ब्रह्मांड की परिकल्पना दी। विस्तृत ब्रह्मांड की परिकल्पना, विस्तृत ब्रह्मांड की परिकल्पना दी दोस्तों इन्होंने भी, ठीक है। और इसका बेस क्या बना, ये बेस यही वाली कहानी बनी कि जब एक दूसरे विस्तार हो रहा है तो पहले किसी एक पॉइंट पर रहे होंगे दोस्तों, तो उसकी हम बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों। तो बिग बैंग सिद्धांत, ठीक है, ब्रह्मांड, विस्तृत ब्रह्मांड की परिकल्पना दी। ये दोस्तों सबसे मान्य सिद्धांत है, इसको हम कह सकते हैं सर्वाधिक मान्य, सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। मॉडर्न जो युग है हमारा, इस युग में देखा जाए तो सबसे मान्य सिद्धांत है यही वाला, सर्वाधिक मान्य। इस विस्तृत ब्रह्मांड की परिकल्पना यहाँ पर दी गई। इन्होंने बस इसी पॉइंट को बेस बनाया कि जब एक दूसरे दूर जा रहे हैं, इनको अगर हम पास में ले आते हैं तो कोई एक पॉइंट पर सभी एकत्रित रहे होंगे, एक पॉइंट पर सभी एकत्रित रहे होंगे, एक पॉइंट पर सभी एकत्रित रहे होंगे, ठीक है, यहाँ से। और इसमें जब विस्फोट हुआ होगा तो ये सभी एक दूसरे से निकल गए होंगे, अलग अलग हो गए होंगे, जो दूर जाने लगे हैं ये सभी, ठीक है। ऐसे विस्फोट जब इसमें हुआ होगा उसके बाद ये सभी निकल गए होंगे, यानी कि एक पॉइंट था, पूरा जितना भी आज का ब्रह्मांड है वो सब कहीं एक गोले के समान, एक पॉइंट के समान रहा होगा। इसको हम बोलते हैं सिंगुलरिटी, इसको दोस्तों हम बोलते हैं सिंगुलरिटी, ठीक है। आदिकालिक पॉइंट भी कह सकते हैं, जो कि कह सकते हैं हम एक अग्निपिंड रहा होगा, क्योंकि विस्फोट भाई कैसे होगा, ये अग्निपिंड ही रहा होगा, इसके अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर रहा होगा, जो काफ़ी समय तक सहने के बाद फट गया होगा। क्योंकि आप देखते हैं एक सीमा होती हर किसी काम को सहन करने की, तो वही यहाँ पर मान लीजिए आपके घर में कोई व्यक्ति है, उसको बहुत ज़्यादा टार्चर किया जा रहा है, हो सकता है वो कुछ दिन तक सहन कर लेगा टार्चर, लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा जब उसका गुस्सा फूट जाएगा और वो सबको फोड़ने की कोशिश करेगा दोस्तों। फिर क्या करेगा, जैसे आपके परिवार में किसी को ज़्यादा कोई समस्या हो रही, काफ़ी टाइम तक वो बर्दाश्त करता है, तो बर्दाश्त करने की भी एक सीमा होती है, लेकिन क्या होगा कुछ समय बाद उसकी बर्दाश्त करने की सीमा खराब बंद हो जाएगी। अब वो क्या करेगा, अपने अंदर का जो गुस्सा है उसको बाहर निकालेगा, पूरे परिवार को क्या कर देगा, अलग बिखरा देगा। तो वही यहाँ पर हुआ दोस्तों, एक सिंगुलरिटी पॉइंट था, ये अग्निपिंड कह सकते हैं इसको, अग्निपिंड रहा होगा, इतना बहुत ज़्यादा इसमें टेम्परेचर रहा होगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर हो सकता है, जिसको काफ़ी समय के बाद इसमें अचानक से विस्फोट हुआ, अचानक से इसमें विस्फोट हुआ, और विस्फोट के बाद दोस्तों क्या हुआ, बाकी सभी तारे ग्रह बन गए। तो ये दोस्तों एक कहानी है, ये भी अधूरी कहानी है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि वरना क्लास लंबी हो जाएगी, आप लोग बोरिंग भी महसूस करेंगे। तो इसीलिए इसके आगे की कहानी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए दोस्तों हम इतना ही रखेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, कमेंट करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।